हेलो एवरीवन, लर्नेबिलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जनरल साइंस के 1000 एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। इस सीरीज में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे कि एसएससी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, यूपीएससी और अदर्स एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे और साथ साथ उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which mineral is popularly known as buried sunshine? Buried sunshine किस मिनरल को कहा जाता है? आयरन, बॉक्साइट, माइका या फिर कोल? इसका आंसर होगा कोल, ऑप्शन 4। और ये एसएससी सीपीओ में 2019 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट। The upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structures called bronchi, cilia, villi, alveoli. क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सिलिया। और ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 में आ चुका है। एसएससी का जो क्वेश्चन होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसी का ये क्वेश्चन है 2019 का। तो सिलिया के बारे में तो पता चल गया, अब ब्रोंकाई, विली और एल्वेलाई के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Bronchi are the main passageway into the lungs. Alveoli are an important part of the respiratory system whose function is to exchange oxygen and carbon dioxide molecules to and from the bloodstream. तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है जिसमें आप देख सकते हैं ब्रोंकाई भी है और साथ ही साथ एल्वेलाई भी है। इसको आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। Intestinal villi are tiny finger-like projections made up of cells that line the entire length of your small intestine. Your villi absorb nutrients from the food you eat and then shuttle those nutrients into your bloodstream so they can travel where they are needed. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है स्टमक में जो भी फूड एडजस्ट एब्जॉर्ब होता है, सॉरी डाइजेस्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में उसको रिलीज कर देना ताकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? तो कोल माइंस एक्सप्लोजन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मीथेन। ऑप्शन 4, मीथेन। और ये एसएससी एमटीएस 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। Dash is the study of ancient plants like mosses that grow in moist, humid environment. Option 1 ethnobotany, Option 2 bryology, Option 3 palynology या फिर Option 4 dendrology। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ब्रायोलॉजी। ये एमटीएस 2019 में आ चुका है। अब हम एथनोबॉटनी, पैलिनोलॉजी और डेंड्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। Ethnobotany is a study of regions, plants, and their practical uses through the traditional knowledge of local culture and people. Palynology, scientific discipline concerned with the study of plant pollen spores and certain microscopic planktonic organisms in both living and fossil form. Dendrology, also called forest dendrology or xylology, study of characteristics of trees, shrubs, lianes, and other woody plants. What is measured by respirometer?
रेसिपीज, टेस्ट एंड क्वालिटी, रेट ऑफ ब्रीदिंग, इवापोरेशन प्रोसेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेसिपिरोमीटर में रेसिपी, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन 2, रेट ऑफ ब्रीदिंग। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2017 का क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। द विटामिन इज, कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट है जिसमें, तो वो है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 या फिर विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12, और ये एसएससी सीजीएल 2010 में आ चुका है। तो चलिए बाकी विटामिन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, एंड विटामिन ए रेटिनॉल। ऐसे जो भी क्वेश्चन है विटामिन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में ये विटामिन का चैप्टर है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ इसके सोर्सेज और डेफिशिएंसी सिंड्रोम तो एकदम याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस इज इथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन। तो टीयर गैस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो टीयर गैस का जो कंस्टिट्यूएंट वो क्या होगा, इथेन होगा, एथेनॉल, ईथर या फिर क्लोरोपिक्रीन। तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन। नॉइस इज मेजर्ड इन व्हाट, बी रेम, सी सेंटीग्रेड या फिर डी डेसिबल। तो नॉइस का जो मेजर है वो किससे मेजर किया जाता है, मेजरमेंट, उसका यूनिट क्या है, वॉट है, नहीं, वॉट तो नहीं हो सकता। रेम है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। सेंटीग्रेड है, नहीं, या फिर डेसिबल है। अब नॉइस का जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है वो है डेसिबल, डीबी। तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन रैम ये क्या है, ये REM, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, तो आपको ये पता करना होगा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रैम यूनिट ऑफ रेडिएशन डोसेज सच एज एक्स रेज अप्लाइड टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ये रेडिएशन डोसेज का यूनिट है, जैसे कि एक्सरेस होते हैं उसी तरह इसका भी ये यूनिट है। रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रॉन्सन इक्विवेलेंट मैन, REM। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन शायद दे सकते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है या फिर ये किसका यूनिट है। और वॉट का तो आपको पता ही होगा, तो वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इस पहले स्लाइड में। और सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर का यूनिट है, बहुत ईजी है। लेकिन रैम के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, इसीलिए रैम के बारे में मैंने बता दिया। चलिए अब दूसरे वीडियो में चलते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन में, जो स्टमक जो में जो प्रोटीन है वो उसको डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी सलेवरी अमाइलेज या फिर ऑप्शन डी पैंक्रियाटिक कैनल। सोचिए इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेप्सिन। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ट्रिप्सिन होगा या पेप्सिन होगा। सलाइवरी अमाइलेज तो सलाइवा में होता है, जो माउथ में होता है, इसीलिए। और पैंक्रियाटिक कैनल तो पूरा अलग ही एक ऑप्शन है। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन है या फिर ये पेप्सिन है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट हेल्प्स अस डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट में हेल्प करता है, लेकिन ये कहाँ मिलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। पेप्सिन जो है वो स्टमक में होता है, और वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो स्टमक में होता है। ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन protein continuing the process of digestion that began in the stomach. Salivary amylase is the primary enzyme in saliva. The salivary amylase break down carbohydrate. तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है into smaller molecules like sugars. पैंक्रियाटिक कैनल जो है उसका एक और नाम है, वो है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो वो इस तरह का होता है। तो मैंने डायग्राम दे दिया है, आप देख लीजिए।
चलिए, द स्काई appears blue because of atmospheric water vapor, scattering of light, reflection on sea water, emission of blue wavelength by the sun. इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये आरआरबी में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखिएगा। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। चलिए, gases and particles in Earth's atmosphere scatter sunlight in all directions. Blue light is scattered more than other colors because it travels as shorter, smaller waves. This is why we see blue sky most of the time. ठीक है, तो इसका ये हो गया एक्सप्लेनेशन, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आरआरबी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो सोचिए क्या होगा मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन डी। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, कॉपर एंड टिन या फिर आयरन एंड जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये कॉपर और जिंक होगा या फिर कॉपर और टिन। तो मैं इसको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कॉपर जो है, सॉरी, ब्रोंज में जो कॉपर का पोर्शन जो कंपोजिशन है वो है 80%, और जिंक भी होता है और साथ ही साथ इसमें टिन भी होता है। तो ब्रोंज का जो कंपोजिशन वो है कॉपर, जिंक एंड टिन। लेकिन टिन का जो कंपोजिशन है वो है करीब 12.5%, जिसका मतलब है वो जिंक से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर पूछें, करेक्ट आंसर पूछे, तो इसका आंसर होगा कॉपर एंड टिन। यही करेक्ट आंसर है। बॉक्साइट इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? एल्यूमिनियम, सिल्वर, टिन, आयरन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल सा है और बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। जितने भी एलॉयज ओर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेटलर्जी का पोर्शन, केमिस्ट्री का जो मेटलर्जी पोर्शन है उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ऐसे चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी में आते हैं, एसएससी में इसमें आते हैं, आरआरबी में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको देख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में इंपॉर्टेंट जितने भी रिपीट होते हैं उस क्वेश्चंस को मैंने ऐड कर दिया है, जिसमें कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, रोल्ड गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम और डुरालुमिन। तो इनके कॉम्पोजिशन आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ उसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। तो जर्मन सिल्वर जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि सिल्वर की, इसमें सिल्वर का जो कंपोजिशन वो कितना है। तो इसमें देखिए, अब सिल्वर का कंपोजिशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉपर है, जिंक है, निकल है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील का भी कंपोजिशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। साथ साथ मैग्नीशियम जो है उसके यूज़ भी पूछे जाते हैं कि एरोप्लेन में ये यूज़ होता है फॉर फ्रेम ऑफ एरोप्लेन। और डुरालुमिन का कंपोजिशन भी पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड तो किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ चार्ट में ऐड नहीं कर पाया हूँ। तो आप जो भी ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आप अ, कोई भी बुक में आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के बुक में उसमें आपको मिल जाएगा, आप उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन को फॉलो करते रहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। सब तो नहीं आते हैं, लेकिन जो पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब जो रिपीटेड है क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम सिलिकेट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी। तो क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ सोडियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट।
Bleaching action of moist sulfur dioxide is because of its basic property, acidic property, oxidizing property या फिर reducing property. तो बताइए क्या होगा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, किसकी वजह से है, किस प्रॉपर्टी की वजह से है? वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट। अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। अब ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको याद रखिएगा। तो अनियन इस क्वेश्चन का जो आंसर आप पहले ऑप्शन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ, स्टेम, रूट या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्टेम। अनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, तो ये ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड रूट वेरस पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो ये पोटैटो का क्वेश्चन आता है, ये क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम है और रूट नहीं है। जो रूट है वो है स्वीट पोटैटो, मॉडिफाइड रूट है। ठीक है, इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट या फिर कार्बन। बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कैडमियम, सी डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम, सी डी एक्सपोजर। तो इटाई इटाई जो है वो जापानीज एक वर्ड है जिसका मतलब है आउच आउच, और इसका जो कारण है वो है कैडमियम। साथ ही साथ मिनामाटा डिजीज जो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका किसकी वजह से होता है? ये मरकरी की वजह से होता है। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, मिनामाटा और इटाई इटाई। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए। एड्स वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो क्या होगा बताइए? एड्स वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन ए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स गर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स या फिर जनरल अपीयरेंस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग्रोथ रिंग्स। ये बहुत बार आ चुका है और इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बस। एज ऑफ ट्रीज किससे मेजर किया जाता है? ग्रोथ ऑफ रिंग्स। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? तो डक्टिलिटी के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है? टिन है, गोल्ड, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर? बताइए। मोस्ट डक्टाइल मेटल है इनमें से गोल्ड, और ये सीजीएल 2019 में भी आ चुका है। तो चलिए अब इसके बारे में, डक्टिलिटी के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर। तो ये क्या है? डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी जिसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको जो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू, जो वायर में इसको कन्वर्ट किया जाए उसी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो आपको याद रखना है। चलिए। वो फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो किसी ने फाउंडर कौन है, साथ ही साथ नामकरण भी किसने किया है? तो क्या वो माइकल फैराडे है, जेम्स क्लर्क है, एच क्रिश्चियन ओस्टर्ड है या फिर एंड्रयू मैरी एम्पेयर है? सोचिए दोस्तों। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका आंसर जेम्स क्लर्क होगा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा एस एच क्रिश्चियन ओस्टर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री, और ये सीजीएल 2019 में भी आ चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैटर। चलिए। माइकल फैराडे इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इज मोस्ट फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही रिसर्च किया है, पर इनका फेमस जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नामकरण और जो फाउंडर है वो है ओस्टर्ड। और एंडी मैरी तो आपको पता ही है, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पे किया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो भी एम्पेयर है। तो इजीली आप इसको
ऑप्शन टेस्ट के हेल्प से इसको हटा सकते हैं और इन दोनों को ऑप्शन रख सकते हैं, माइकल फैराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, ऐसे ऑप्शन टेस्ट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलेना? तो कौन सा ऐसा है जिसका ओर का नाम है गैलेना? क्या होगा? लेड, निकल, कॉपर या फिर आयरन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड। बहुत इजी क्वेश्चन है और CHSL 2019 में ये आ चुका है। चलिए दोस्तों, मैंने इस चार्ट को ऐड कर दिया है ताकि आपको सुविधा हो सके। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने वो ऐड कर दिए, आप इसको पढ़ लीजिए। आपको केमिकल नेम्स तो पढ़ने नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं इनके ओर्स के नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी हैं मैंने ये ऐड किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी? अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या फिर गामा रेज? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गामा रेज, ऑप्शन डी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पूछा जाए तो क्या है, वो है गामा रेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच मसल्स इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द hairs on our skin stand up straight? Goosebumps when we are cold or frightened? तो गूज किससे आते हैं, कौन से ऐसे मसल से होता है? तो वो क्या इलास्टिन है, एपिडर्मिस है, कोलाजन है या फिर इरेक्टर पिली है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा इरेक्टर पिली। ठीक है, ऑप्शन 4, आपको इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्राइन ग्लैंड? तो आपको एक्राइन ग्लैंड याद रखना है, टू प्रोड्यूस स्वेट, टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर या फिर टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। एक्राइन ग्लैंड किस में हेल्प करता है, किसका फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्वेट। ठीक है, ऑप्शन 1, टू प्रोड्यूस स्वेट, ऑप्शन 1। ठीक है, तो दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं जनरल साइंस सीरीज के पार्ट 2 पे बहुत जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मैं NTPC के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जैसे कि आपको पता है 2020 का जो इस साल में एंड में एक दिसंबर 15 से CBT 1 स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। तो उसके लिए मैं NTPC के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा, साथ साथ सॉल्व भी कराऊंगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो हमें आप ज़रूर बताइए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।